हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे हिंदी कहानी। लेकिन हिंदी कहानी के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहानी की रचना की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, इस समाज में या इस संसार में जो भी चीज़ें बनी हैं उनका अपना महत्व है। जैसे हम आर्ट्स देखते हैं, कलाएं देखते हैं, उन सब का भी अपना अपना महत्व है। वो चाहे जिस तरह की भी कलाएं हों, उन सब का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही साहित्य रचना का भी अपना महत्व है। साहित्य हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अगर हम जहर खा लेते हैं तो उसका विरेचन आसान है, उसको हम निकाल सकते हैं उल्टी करवा के या विरेचन से संबंधित कोई चीज़ दे करके हम उसका विरेचन करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के व्यक्तित्व में, किसी के चरित्र में या कहें कि किसी के विचारों में अगर जहर घुल जाए या उनके विचार दूषित हो जाए, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ना ही तो कोई दवा बनी है और ना ही कोई ट्रीटमेंट बना है। ऐसा ट्रीटमेंट साहित्य करता है। साहित्य के माध्यम से ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उनके जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, उन पर सीधा प्रभाव साहित्य का पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपको बताऊं कि जैसा हमारा आज हम जिस साहित्य के ज़्यादा नज़दीक हैं, जिस साहित्य के ज़्यादा टच में हैं, साहित्य के अंतर्गत देखिए सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो फिल्म जगत हो, चाहे मीडिया जगत हो, या फिर जो भी साहित्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं कि जो मीडिया जगत और जो फिल्म जगत है, उसका प्रभाव आजकल सीधा सीधा समाज पर पड़ रहा है, क्योंकि समाज सबसे ज़्यादा उसी साहित्य के संपर्क में आ रहा है। अब जिस तरह का साहित्य होगा उसी तरह का समाज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि समाज पर उसकी सीधी छाप पड़ती है, समाज पर उसका सीधा असर होता है। उदाहरण के तौर पर अभी हम देखते हैं कि जो हमने फिल्म जगत देखा है, उसमें जो फैशन करते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि जो बालों में जो आजकल जो फैशन चली हुई है, ये कहाँ से आई है? हमारे पूर्वज तो ये नहीं करते थे, हमारे समाज में तो ये नहीं था, फिर ये आया कहाँ से? ये हम जिस साहित्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस साहित्य के संपर्क में हैं, उसका प्रभाव सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साहित्य का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर, हमारे चरित्र पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर, हमारे संवेगों पर सीधा सीधा पड़ता है। अब कहानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साहित्य लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कोई गद्य में है, कोई पद्य में है, और सबका अपना अपना और सभी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही गद्य में भी अनेक विधाओं में रचनाएं की गई हैं। कोई कहानी है, कोई नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, आत्मकथा है। ये इनकी लिखने की शैलियाँ हैं और इनका अपना अपना महत्व है। ऐसे ही कहानी भी एक गद्य विधा है। कहानी लिखने का क्या मतलब है? मैंने अभी बताया कि कहानी का सीधा प्रभाव, साहित्य का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, वो क्लिष्ट भाषा को, कठिन भाषा को वो नहीं समझ पाते। इसलिए साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहानी रचना करके हमारे जीवन में जो उद्देश्य है उस तक पहुंचा जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी जाने लगी। वैसे तो हम कहानियाँ, कथाएं ये हम अपनी दादी नानियों से या कहूँ कि बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं,
लेकिन कहानी लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तो उसकी एक सीमा हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको लिख देते हैं तो उसको बहुत सारे व्यक्ति एक साथ ही उसके विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। अब चाहे लेखक हो या कवि हो, जो भी साहित्यकार है, उसके विचारों का साधारणीकरण हो जाना ही उस रचना का सफल होना माना जाता है। अब जब भी हम कहानी पढ़ते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर के लेखक ने कहानी लिखी थी, कहानीकार ने कहानी लिखी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब उसके विचारों के साथ हमारा तालमेल हो जाएगा। इस तरह से कहानी हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र पर पड़ता है, और इसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ कि किस तरह से साहित्य का प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि कहानी क्यों लिखी गई। ये तो साफ हो गया कि कहानी की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब कहानी लिखी कैसे जाती है? कहानी, कोई भी रचना जब हम करते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम एक मूर्ति बनाते हैं, तो जब हम मूर्ति उकेरते हैं पत्थर से, तो उस समय भी उसको बनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। ऐसे ही जब कहानी लेखन हमारे मन में आता है तो कहानी को रचने का भी कोई ना कोई नियम अवश्य, कोई ना कोई तरीका अवश्य होता है। इस तरह से जैसे मूर्ति को एक एक छेनी की चोट से हम उस पत्थर से उकेर कर उसको एक आकार दे देते हैं, वैसे ही कहानी में भी शब्दों की छेनी चला करके उसके अलग अलग तत्वों के आधार पर, जैसे मूर्ति में अलग अलग अंग हम निकाल देते हैं, ऐसे अलग अलग तत्वों के आधार पर जैसे मूर्तिकार मूर्ति की रचना कर उद्देश्य तक पहुंचता है, वैसे ही कहानीकार भी कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी रचना कर उद्देश्य तक पहुंचता है। अभी बात आई कि कहानी के तत्व। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहानी के तत्व, नाटक के तत्व एक ही हैं, इसलिए जो बच्चे नाटक पढ़ें वो कहानी के जगह नाटक के तत्व मान करके चले। कहानी के तत्व 6 माने जाते हैं, अर्थात ये कहें कि कहानी को अगर हम एक शरीर माने या कहानी को हम एक आकार दें तो उसके हम 6 अंगों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। उसके 6 तत्व होते हैं। ये 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र योजना, देश काल एवं वातावरण, संवाद एवं कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 अंगों को, जैसे एक मूर्ति की रचना करते समय हमारे ध्यान में रहता है कि उसमें कौन कौन से अंग हमें उकेर कर उसको रूप देना है, ऐसे ही कहानी की रचना करते हुए भी कहानीकार अपने मस्तिष्क में, अपने मन में ये रखता है कि उसको किस रूप में ये रचना करनी है। वो रूप, वो ढांचा, वो आकार अपने मन में पहले ही तैयार करके रखता है। अब सबसे पहले कहानी की रचना करने का जब उसके मन में आता है कि मुझे ये कहानी लिखनी है, तो सबसे पहले वो उस कहानी का उद्देश्य देखता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो ये कहाँ तक इसका सफल होगी, इसका उद्देश्य क्या होगा। उस उद्देश्य को लेकर के ही जो अभी तत्व बताए हैं, इन तत्वों में पूरी कहानी को, पूरी कथा वस्तु को विभाजित कर देता है। और फिर जब पूरी कहानी और कथा वस्तु को इन तत्वों में विभाजित कर देता है, उसके बाद वो देखता है कि अब मुझे इस कहानी का शीर्ष बिंदु क्या लेना है, अर्थात इसका शीर्षक क्या लेना है। कहानी का शीर्षक, कहानी का शीर्ष बिंदु हमेशा वो होना चाहिए जो पूरी की पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती हो। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम उदाहरण लें ईदगाह कहानी, तो हम जब ईदगाह कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी की पूरी जो कथा वस्तु है,
पूरी की पूरी जो उसमें स्टोरी बनती है, पूरी की पूरी जो कथा वस्तु बनती है वो ईदगाह के इर्द गिर्द ही घूमती है। ईदगाह उसकी रीढ़ की हड्डी ले ली गई है और पूरा जो शरीर का तंत्र है वो ईदगाह पर डाल दिया गया है। और ये अगर हम कहें उदाहरण के तौर पे तो ये सटीक बैठता है, अर्थात ईदगाह के इर्द गिर्द ही उस कहानी की पूरी कथा वस्तु बुनी गई है, जिसे अलग अलग तत्वों के आधार पर विभाजित करके उद्देश्य तक पहुंचा गया है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी, तो उसमें भी पूरी कहानी का ताना बाना जो बुना गया है वो पुरस्कार के लिए ही बुना गया है। इसलिए उसका भी शीर्षक जब हम देखते हैं तो पुरस्कार उसका शीर्ष बिंदु उचित प्रतीत होता है। इस तरह से कोई भी कहानीकार जब भी कहानी की रचना करता है तो अपने मस्तिष्क में, अपने मन में पहले वो पूरा उद्देश्य और पूरी कथा वस्तु को बिठा लेता है, उसके बाद उसको तत्वों के आधार पर विभाजित करके कहानी की रचना करता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में मैं कहानी के तत्वों के बारे में बात करेंगे हम, और कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अब कहानी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साहित्य लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कोई गद्य में है, कोई पद्य में है, और सबका अपना अपना और सभी का अपना अपना महत्व है।